तो दोस्तों, हंसने से पहले रोना पड़ता है, जागने से पहले सोना पड़ता है, रेस में जीतने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। उसी तरह दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ ये देखा था कि जो सरल यौगिक होते हैं उनके हम जो सूत्र लिखते हैं और जो मेनली तत्व हमारे कैसे कैसे बढ़ते हैं, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जो कि हमारा पार्ट 5 था इस चैप्टर का, परमाणु और अणु वाले चैप्टर का। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। कल वाले चैप्टर में हमने आणविक द्रव्यमान देखा था, और आज हम मोल संकल्पना मेनली ये देखेंगे कि मोल क्या होता है। हमारा मोल मोल तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या होता है। और लास्ट में हमने इकाई द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है ये कैसे लिखते हैं, और ये यूनिट जो होती है ना, ये हमने कल देखी थी। और हमने देखा था कि कौन से तत्व में कितनी यूनिट्स हम लिखते हैं। इसका सारा हमने कल पूरा निकाला था कि करके किस तत्व में कितने यूनिट होते हैं, कितने इकाई द्रव्यमान होता है किस तत्व का। और आज चलो हम ये देखते हैं कि मोल और आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध है आज हम ये देखने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि मोल और आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल क्या होती है, यानी मोल संकल्पना। आज सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके यहाँ पे हम जल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या किया, हमने 2 हाइड्रोजन के अणु थे और ऑक्सीजन थी हमारे पास 2। ठीक है, यानी 2 अणु हमने हाइड्रोजन के लिए, प्लस हमारे पास O2 है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और अभी हमको ये बैलेंस करनी है अभिक्रिया, तो हम क्या करेंगे, आगे से 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी H2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगी और हमको पानी भी मिल जाएगा। 2 अणु क्या मिलेंगे, पानी के मिलेंगे। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि, यानी इस अभिक्रिया से हमको ये पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके जब हम 2 अणु मिलाते हैं और ऑक्सीजन की 1 अणु के साथ वो मिलेगा, तो हमारा अभिक्रिया होकर हमारा जो उत्पाद मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, और हमने साथ ही में ये देखते हैं कि हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिट यानी 4U, ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट। 32 यूनिट कैसे, 16 होता है एक का, तो 32 हो गए। ठीक है, के साथ संयोग करके 36 यूनिट जल अणु बनाते हैं। ये यू आपने यू मतलब इकाई होता है, जो कि इकाई क्या होता है ये आप कल मेरे साथ देख चुके हो। ये एक कुछ नहीं, इसका एक मास है, यानी इसका एक द्रव्यमान है। ठीक है, तो इतने द्रव्यमान अणु का ये निर्माण करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ यानी कोई एलिमेंट या कोई मैटर की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु संख्या से अभिलिखित कर सकते हैं। तो हम किसी परमाणु की जो मात्रा है, यानी किसी पदार्थ की जो मात्रा है, वो हम कैसे बता सकते हैं, उसका द्रव्यमान या परमाणु संख्या से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर हमको पता होंगी तो हम उसका उसका जो अभिलक्षित मात्रा है कि यानी कितने मात्रा में हमारे पास वो पदार्थ है ये बता सकते हैं। ठीक है, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। तो यानी इसलिए पदार्थों की मात्रा का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार पर, यानी जो हमको पदार्थ की मात्रा का पता करना हो तो हम उसको उसके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उसके अणु, अगर हम उसका द्रव्यमान नहीं पता करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अणु अथवा अणु या परमाणु की संख्या के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमको अगर उसके अणु परमाणु में से वो कुछ भी पता है तो हम उसको पता कर सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, अतः एक नई मोल प्रस्तावित की गई। यानी अब ये जो हमने किया, अभी जो भी प्रोसेस आपने देखी मेरे साथ, ये क्या है, मोल है।
ठीक है, यही हमारा मोल है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल। यानी मोल क्या है, अगर हम एक वर्ड में कहें तो ये है कि किसी पदार्थ के अगर हम परमाणु या उसके अणु के द्वारा अगर हम उसकी मात्रा का ज्ञात करें, उसकी मात्रा को, तो वो क्या है, हमारा मोल है। ठीक है। किसी स्पीसीज, अब स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज में हमारे परमाणु आते हैं, अणु आते हैं, आयन और कण जो होते हैं, ये सब चीज़ हमारी स्पीसीज होती है। कि एक मोल यानी इसके एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो ये जो एक मोल है वो क्या है, जो हमारा पदार्थ है उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान, अगर या तो हमको परमाणु पता होना चाहिए या उसके आणविक द्रव्यमान, दोनों में से कुछ पता होना चाहिए, उसके बराबर होती है। ठीक है। किसी पदार्थ के एक मोल में कण में हमारा परमाणु, अणु और आयन आता है। ठीक है, की संख्या निश्चित होती है। तो अगर हमारा कोई भी पदार्थ है उसमें अगर एक मोल हमको बोला गया है तो एक मोल की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। और वो वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो वैल्यू होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23। कितनी, 6.022 गुणा 10⁻23 इतनी होती है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये फिक्स है। ठीक है, ये कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसको आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या क्या है दोस्तों, तो आवोगाद्रो संख्या क्या है, आवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आवोगाद्रो संख्या अगर आपको कहीं पे बोला गया है तो उसका मतलब वो ये डिजिट आपको कहना चाहता है। ठीक है, अब आप मोल भी समझ गए और आवोगाद्रो संख्या भी समझ गए। ठीक है, आई थिंक आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। और ये आवोगाद्रो जो है इसका नाम हमने लिखा है तो इसको हम N0, ठीक है, N0 से हम इसको व्यक्त करते हैं। अगर आपको कहीं पे N0 इक्वल टू लिखना हो तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि N0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ये जो आवोगाद्रो है इसका जो नाम रखा तो एक हमारे वैज्ञानिक थे इतालवी के, कहाँ के, इतालवी के। उनका जो पूरा नाम था वो था एमिडियो आवोगाद्रो। ठीक है, एमिडियो आवोगाद्रो उनका पूरा नाम था। उनके सम्मान में हमने ये नाम रखा है आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या जो है उन्हीं के सम्मान में रखी गई है। ठीक है, और जो इसकी संकल्पना थी कि इसकी जो वैल्यू होती है इतनी होती है और ये उन्होंने ही बताया था, इसलिए उन्हीं का नाम लिखा गया है। एक मोल मतलब एक मोल की आपको वैल्यू ही आप पता चल गई है कितना, 6.022 गुणा 10⁻23 संख्या में। जैसे कि एक दर्जन 12, एक दर्जन में हमारे 12 केले आते हैं, एक ग्रूस में कितने होते हैं हमारे 144 यूनिट होती हैं। तो उसी प्रकार अब एक मोल कितना होता है 6 गुणा 10⁻23। ठीक है, ऐसे याद रखो आप उसको, 6 गुणा 10⁻23। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है परंतु दर्जन या ग्रीस की तुलना में इसका एक और लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, उसको उससे कंपेयर कर रखा है। वह जो लाभ है, अब हम ये देखते हैं कि जो लाभ है वो क्या है कि विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। तो जो हमारा पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है उसमें एक मोल जो होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर होगा यानी निश्चित होगा। ठीक है, अब हम वापस से इसी चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, मोल, आवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध इसने दर्शा रखा है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन परमाणु का एक मोल ले लें, ठीक है, एक मोल ले लें तो वो हमारा कितना होगा 6.022 गुणा 10⁻23 कार्बन के परमाणु। तो यानी जो इसका अवोगाद्रो संख्या से क्या रिलेशन होगा, इसमें इतने परमाणु होंगे। ठीक है, और इसको अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो वो कितना होगा हमारा 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, और उसी प्रकार हमने अगर हम हाइड्रोजन का एक मोल लें तो उसका भी अवोगाद्रो संख्या तो दोस्तों सभी का बराबर रहेगा कितना 6 गुणा 10⁻23। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना है 1 g यानी 1 ग्राम। ठीक है, और अगर हम किसी भी अणु को या किसी भी कण को ले लें या किसी भी आयन को ले लें तो उसका जो एक मोल होगा, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, एक मोल की बात कर रहे हैं, तो जो उसकी अवोगाद्रो संख्या होगी वो तो फिक्स है हमारी, पर्टिकुलर है 6 गुणा 10⁻23। और लेकिन अगर हम उसके ग्राम की बात करें यानी उसके द्रव्यमान की बात करें तो वो कितना होगी उस कण का
सापेक्ष द्रव्यमान, यानी उस कण का जो भी परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो उस कण का परमाणु द्रव्यमान है तो ये क्या होगा, उसके बराबर होगा, यानी ये कण का परमाणु द्रव्यमान बराबर अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या बराबर 1 मोल। ठीक है, अब आप तीनों चीज़ें समझ गए हो ठीक से। और अगर हम अणुओं का 1 मोल ले लें तो वो भी सेम है, अवोगाद्रो संख्या तो सेम रहेगी, और इधर आणविक उनका द्रव्यमान आ जाएगा, यानी अणु का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जल्दी से कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। और यहाँ पे 2-3 इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, आप इन उदाहरणों को जरूर कर लें। यहाँ पे बस मोल और अवोगाद्रो संख्या के बारे में ही ये एग्जाम्पल्स हैं। तो जो सबसे पहले ही हमने जो सीखा वो सीखा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में द्रव्यमान का जो योग होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक होगा और जो उत्पाद होगा उनके जो द्रव्यमान होंगे वो हमारे निश्चित रहेंगे। यानी 1 किलो अगर हम 1 किलो अगर हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं तो उसका जो उत्पाद होगा वो भी हमको 1 ही किलो का मिलेगा। ठीक है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बताता है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने मेरे साथ देखा था कि हम किसी भी, यानी हम द्रव्यमान को ना बना सकते हैं ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो जो हमारा रासायनिक यौगिक होगा उसमें जो हमारे तत्व होंगे वो क्या होंगे, द्रव्यमान उनका क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये भी हमने अपने पार्ट 1 में देखा था। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तो सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। ये भी हमने देखा था कि जो तत्व का परमाणु है वो हमारा स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म उसके सारे वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अणु क्या होता है। अणु जो होता है वो किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्यतः सभी दशाओं में क्या होगा, ये स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, यानी ये हमारे यूनिवर्स में हमको मिल सकता है, और परमाणु को हम यूनिवर्स में नहीं देख सकते हैं। कब तक, जब तक कि वो अपने साथ एक और परमाणु ना लेके आए, यानी अणु ना बन जाए जब तक। ठीक है, यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो ये भी हमारा जो है सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा, लेकिन जो तत्व परमाणु है वो सिर्फ हमारे रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणु को की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने ये देखा था कि परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, हम बहुपरमाणु कहते हैं। यानी परमाणु का जो वह पुंज या गुच्छा जो कि हमारा आयन की तरह व्यवहार करेगा। अब आयन क्या होता है, परमाणु, ये सब आप मेरे साथ पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणु आयन कहते हैं। उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, तो यानी इस पे यानी या तो धनायन होगा या तो इस पे ऋणायन होगा। ठीक है, आणविक जो यौगिक होते हैं कि रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जो हमारे आणविक यौगिक होते हैं इसके जो रासायनिक सूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, प्रत्येक तत्व की संयोजकता क्या होती है, यानी बाहरी जो उसका कोष होगा उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो आवेशों द्वारा उस पर कितना कौन सा आवेश लगा है इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं आयनिक यौगिकों में। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना के लिए सापेक्ष द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। तो वो किसका उपयोग करते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु तथा परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निश्चित किया गया है। तो यानी जो हमारा कार्बन है इसका परमाणु द्रव्यमान 12 निश्चित किया गया है। ठीक है, अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान हम कार्बन 12 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यानी हम जो बाकी चीज़ें हैं वो हम कैसे निकालते हैं, यानी बाकी जो द्रव्यमान, अगर हमको किसी और पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है तो उसको हम कार्बन 12 से तुलना करेंगे उसकी, उस हिसाब से हम निकालेंगे औरों का जो द्रव्यमान होगा वो हम तब निकालेंगे। ठीक है, और हमने ये देखा था कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6 × 10⁻23 होती है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान होती है। यानी कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम अभी देखा ना हमने। तो जो 12 ग्राम कार्बन में विद्यमान होगा तो वो किसके बराबर होगा, हमारा अवोगाद्रो संख्या के। ठीक है,
अवोगाद्रो स्थिरांक में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होगी। तो यहाँ पे जिसने ये बोला कि जो मोल है वो हमारा कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान जितने भी परमाणु होंगे उसकी क्या है, बराबर है क्या, मोल, ठीक है। और अंतिम में हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ में एक मोल अणुओं द्वारा उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी जो पदार्थ के एक मोल अणु का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और आज की मोटिवेशनल शायरी हमारी योगेश पांडे जी द्वारा दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह शायरी आपकी मैं पढूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।